इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पीएम मोदी बोले, यह सिर्फ रस्म नहीं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने वाला अवसर है। चारधाम यात्रा से लेकर नए एक्सप्रेसवे तक सीएम धामी ने कहा, पर्यटन और विकास को मिली ऐतिहासिक गति। आजाद का तीखा बयान, का सदन नहीं चलना है तो जनता के लिए नुकसान, जनता के मुद्दों पर चर्चा ठप। मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के आरोप, कमांडेंट के ट्रांसफर की मांग पर नगर सेना कर्मचारियों की हड़ताल तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि यह सत्र केवल एक रस्म नहीं, बल्कि देश को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने में महत्वपूर्ण ऊर्जा भरने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में रिकॉर्ड मतदान लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। उन्होंने विशेष रूप से माताओं और बहनों की बढ़ती भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि यह नए विश्वास और आशा का संदेश देती है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुआ, उसमें मतदान का जो विक्रम हुआ, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की भागीदारी बढ़ रही है, ये नए विश्वास और आशा पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की मजबूती को दुनिया बारीकी से देख रही है और शीतकालीन सत्र देश में विकास की नीतियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं
पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें। जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने चारधाम यात्रा के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक निर्णयों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के अवसर बढ़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और आने वाले वर्षों में पर्यटन को और तेजी से बढ़ाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे के ट्रायल रन का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा का समय घटेगा और यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों में सुधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी से सुरक्षित यात्रा और सड़क के इस्तेमाल में सतर्क रहने की अपील भी की। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं उनका, कि हर एक अवसर पर वो उत्तराखंड का स्मरण करते हैं और उत्तराखंड को पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, चारधाम ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का मास्टर प्लान और नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का काम भी प्रारंभ होने वाला है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम हो या हवाई सेवाओं का विस्तार हो या इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वो एम्स का हमारा ऋषिकेश का संचालन हो या एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बनना हो, बहुत तेज गति से उस पर काम हो रहा है।
इसके साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी और वो संख्या हजारों में रह गई थी। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में आकर रात्रि को प्रवास किया, रात्रि को रुके और उसके बाद केदारनाथ में आने वालों की संख्या 25 लाख के आसपास तक पहुंच रही है। चार धाम यात्रा इस वर्ष भी देखें, पिछले वर्ष भी देखें, पहले के वर्षों में भी देखें, जिस तेज गति से बढ़ी हैं उसमें अनेक सुविधाएं जो बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री जी का जो यहाँ से आना है, चाहे केदारनाथ आना हो, बद्रीनाथ आना हो, देश का जिसे अंतिम गांव कहा जाता था वहां आकर पहले गांव की संज्ञा देना हो, या पिछले वर्ष हर्षिल मुखवा आकर शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो, या इसके साथ साथ आदि कैलाश 17,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाला स्थान जहां अभी अल्ट्रा मैराथन हुई, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेख किया, ऐसे स्थानों पर जाना हो, सीमांत क्षेत्र गुंजी जाना हो, जागेश्वर धाम जाना हो, सभी स्थानों को उन्होंने कहीं न कहीं देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है और उससे हमारे पर्यटन को बहुत ज्यादा गति मिल रही है। तो आदि कैलाश जाने वालों की संख्या जो 2,000-3,000 होती थी, आज वो संख्या हमारी 30,000 से भी ऊपर पहुंच रही है, जो रिकॉर्ड है। और इसके अतिरिक्त भी जो लोग वहां जाते हैं वो बड़ी संख्या है। आने वाले वर्षों में हम पर्यटन को लेकर और तेजी से काम करेंगे। शीतकालीन यात्रा की पूरी तैयारियां हम कर रहे हैं, उसका पूरा एक मैप बना रहे हैं, पूरी समीक्षा उसकी हो चुकी है। पर्यटन विभाग, अन्य विभाग मिलकर कि देश के सभी लोग हमारी शीतकालीन यात्रा में आए, शामिल हो, हम सबका स्वागत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, जो दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, इसका कल रात से ट्रायल शुरू हो गया है। अब गाड़ियां इसमें चल रही हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। कितना बड़ा फायदा देखते हैं, क्योंकि एक तो पर्यटक उत्तराखंड में बढ़ेंगे और दूसरा आवाजाही जो है वो सुगम हो। निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास मसूरी, इन सभी क्षेत्रों में, धनोल्टी, इस क्षेत्रों में आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी के लिए बहुत फायदा इस सड़क के बन जाने से। समय की बहुत बचत होगी, जो दूरी है वो बहुत कम समय में पूरी हो पाएगी और पर्यटन की दृष्टि से भी लाभकारी है। जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका लोकार्पण हो जाएगा तो हम सब लोगों के लिए खुल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि उसके बाद हमारे यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसका भी हमें प्रबंध करना है। डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सत्र ठीक से नहीं चल रहा है, जबकि इसका उद्देश्य जनता के मुद्दों को संसद में उठाना और समाधान निकालना है। उन्होंने बताया कि किसान, मजदूर और गरीब अपनी समस्याओं का हल उम्मीद से संसद में सुनना चाहते हैं, लेकिन सत्र में हंगामा और वॉकआउट के कारण यह संभव नहीं हो पाता। गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो असल में वह सरकार की मदद कर देता है, क्योंकि बिना विपक्ष के बिलों पर बहस नहीं होती और बिल आसानी से पास हो जाते हैं। उन्होंने सरकार और सांसदों से अपील की कि वे सदन को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में कदम उठाएं, ताकि जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सके और निर्णय पारदर्शिता के साथ लिए जाए। तो पार्लियामेंट मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा 2-3 साल का जो अनुभव है मैं देख रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। तो मैं भी 40 साल तक पार्लियामेंट में रहा हूँ, उन 3 प्रधानमंत्रियों के साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट चलने के लिए है, पार्लियामेंट लोगों की आवाज उठाने के लिए है। लोग बड़ा बेताबी से इंतजार करते हैं कि कब सेशन आएगा। तो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो हमारी बात करेंगे। किसान ये सोचता है कि हमारे किसानों की बात होगी, मजदूर सोचता है मजदूरों की बात होगी, आम गरीब सोचता है महंगाई की बात होगी, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियां सोचती हैं कि बेकारी बेरोजगारी की बात होगी, हर बिजनेस वाला सोचता है कि हमारी तिजारत की बात होती। लेकिन वहां जब हाउस चलता नहीं है, लीडर सोच के कहते हैं वॉकआउट, तो बहुत निराशा होती है लोगों को। तो ये लीडरों को, किसी भी पक्ष के हों, उनको ये सोचना चाहिए
कि लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उनकी आवाज बने हम पार्लियामेंट के अंदर, न कि हम हाउस बाइकाट करके बाहर चले। और जब वो बाइकाट करते हैं तो सबसे खुश होता है सरकार, वो सरकार की मदद करते हैं। जो भी बाइकाट करता है पार्लियामेंट, वो सरकार की मदद करता है, सरकार के खिलाफ नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, जब भी विपक्ष अब ये बाइकाट करता था, हम सब बिल पास करते थे, कोई उसको बोलने के खिलाफ बोलने के लिए क्या। वही आज की गवर्नमेंट भी करती है। अपोजिशन जब बाइकाट करती है तो उनको बहुत अच्छा मौका मिलता है बिल पास करने के लिए। तो आप सरकार के खिलाफ कहां कर रहे हैं, आप तो सरकार की मदद कर रहे हैं। तो ये मेरा सोचने का अंदाज है इस पार्लियामेंटेरियन 40 साल। छत्तीसगढ़ के कोबरा जिले के सभी नगर सैनिकों ने अपने कमांडेंट अनुज कुमार एक्का के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि कमांडेंट द्वारा उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध के तहत नगर सेना के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कमांडेंट के स्थानांतरण की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। प्रदर्शन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और कर्मचारियों को शांत करने और समझाइश देने का प्रयास किया गया। दरअसल कोरबा जिले में नगर सेना के सभी कर्मचारी कमांडेंट अनुज कुमार एक्का के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से नगर सेना के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और कमांडेंट के स्थानांतरण की मांग को लेकर एकजुट हो गए। प्रदर्शन स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और कर्मचारियों को शांत करने तथा समझाइश देने का प्रयास किया गया। नगर सेना के कर्मचारी जिले के विभिन्न हिस्सों में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती समस्याओं के कारण उनका गुस्सा प्रदर्शन में बदल गया है। अधिकारी बताते हैं कि कर्मचारियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने यह भी कहा कि नगर सेना की सेवाओं में किसी तरह का व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा और कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष ड्रामा नहीं करता बल्कि ड्रामा करने वालों को रोकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने घोषणा पत्र के वादे को पूरा नहीं कर पा रही है और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह आयोग की जिम्मेदारी है कि सबसे वोट बने और अपनी वोट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो जनता को एक ड्रीम दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूं, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है
वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एजेंडा हमेशा सत्ता पक्ष तय करता है और विपक्ष सिर्फ संवेदनशील मुद्दों को उठाने का काम करता है। उनका आरोप है कि सरकार खुद चर्चा से बच रही है और सदन को चलने नहीं देना चाहती। देखिए, एजेंडा तो सत्ता पक्ष रखता है। हम तो जो संवेदनशील मुद्दे हैं वो सवाल उठाते हैं, उस पर चर्चा की मांग करते हैं। तो सरकार यदि चाहती है कि सदन चले तो चर्चा करा दे। सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसके बाद किरण था कि सभी सांसदों ने ये भरोसा दिया है कि इस बार सदन के अंदर कोई हंगामा नहीं होगा और सरकार भी चाहती है कि जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उस पर आसानी से बैठकर पक्ष विपक्ष को लेकर चर्चा की जाए। सदन सभी का है, सिर्फ पक्ष का नहीं, सदन विपक्ष का भी है और वो भी सदन के इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। सवाल ये है कि चर्चा कौन कराएगा? सरकार कराएगी। हम तो संवेदनशील मुद्दा SIR जैसे मुद्दे पे चर्चा की मांग कर रहे हैं। अब वो चर्चा के लिए समय न दें, निर्धारित करें, चर्चा न कराएं, तो इसका मकसद ये है कि खुद सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है और उसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ना चाहती है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर भाजपा सरकार ने नई जन सुनवाई व्यवस्था शुरू की है। बैरवा के मुताबिक अब भाजपा के प्रदेश कार्यालय में रोज 2 मंत्री मौजूद रहेंगे जो कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक की समस्याएं सुनेंगे और उनका तुरंत निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आज से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह पहल की है कि भाजपा कार्यालय में 2-2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जनता की समस्याओं को लेकर कार्यालय आएंगे और हम उसका समाधान करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि आज पहला दिन रहा जिसमें ऊर्जा मंत्री और उन्होंने स्वयं जन सुनवाई की। आज 1 तारीख से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये पहल की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2-2 मंत्री प्रतिदिन बैठकर कार्यकर्ता सुनवाई करेगा। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गांव ढाणी शहर में रहता है और उसके सामने जनता की समस्याएं आती है। उन जनता की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ कार्यालय पे आकर जो सुनवाइयां देंगे उसका निस्तारण हम करने की आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी और मैं दोनों यह जन सुनवाई करिए और उसमें करीब 25 से 30 के करीब मेरे पास भी आई है एप्लीकेशंस, जहां हमारे को फोन पे बात करके निपटारा करना है वहां हमने फोन करके किया। जहां संबंधित डिपार्टमेंट में पत्र भेजना है वहां पत्र भेजने का काम कर रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता यहाँ आकर संबंधित पदाधिकारी के साइन करवाकर अगर वो देगा तो हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आता है तो हम उसका निस्तारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर आज से ये कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जनता को, आम जनता को इसका समाधान, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे हल होगा। तो मैं सभी आपके माध्यम से भी सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आकर और अपनी जो भी जनता के और गांवों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं यहाँ लाकर दें ताकि हम उनका निस्तारण कर सके। जो काम होने वाले हैं वो तुरंत होने वाले तुरंत कराएं। जो संबंधित डिपार्टमेंट से कोई प्रक्रिया लग रही है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हम काम करवा सके। इसलिए आज से ये कार्यक्रम शुरू है जन सुनवाई का, कार्यकर्ता सुनवाई का ये कार्यक्रम आज से चालू है और मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे तो हम उसका। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने SIR यानी स्पेशल समरी रिवीजन को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को SIR से कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह प्रक्रिया पहले भी लागू होती रही है और 2 से 3 साल तक चलती थी।
लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। पहले वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरता था और मतदाता सिर्फ जानकारी देता था। लेकिन दिग्विजय सिंह के अनुसार इस बार एसआईआर के नाम पर नागरिकों से स्वयं प्रमाण मांगा जा रहा है कि वे भारत के नागरिक हैं या नहीं। ड्रामा की टिप्स देना चाहते हो? अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हुई एसआईआर, ठीक है। तब एसआईआर जो थी 2-2, 3-3, 4-4 महीने चलती थी और वो एसआईआर जो थी हर नागरिक का वोट रजिस्टर करने की प्रक्रिया थी। उसमें वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था, बीएलओ आता था, पूछता था और हम उसको जानकारी दे देते थे, वो हमारा वोट जुड़ जाता था। वो एसआईआर थी 2003 तक की। ये एसआईआर जो है ये हमसे फॉर्म भरवाया जा रहा है और हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। भाई भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, आपने सीएए कानून बनाया हुआ है, उसका कराइए ना, जांच कराइए ना, घुसपैठिए कितने आ गए भारत में। ये एसआईआर नहीं है, ये सीएए हो रहा है। इसका हमको आपत्ति है, नंबर 1। नंबर 2, इतने धांधली पकड़ी जा रही है। अभी तो मैं भोपाल में मैं एक संघ के कार्यालय में गया, संघ का कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे 30 मतदाताओं के नाम उस ऑफिस में रहने वालों के लिखे हुए हैं, 30। मैं जब गया तो वहाँ एक व्यक्ति, हमने पूछा आप कौन है, कि साहब हम संघ के शाखा के प्रशिक्षक हैं। मैंने कहा आप रहने वाले कहाँ के? हम ग्वालियर के हैं। मैंने कहा आपका वोट कहाँ है? कि साहब भोपाल के उस मोहल्ले में आपका वोट है। मैंने कहा इसमें तो नहीं है? कहा साहब इसमें मेरा नाम नहीं है। हमने 30 लोगों के नाम छांटे, बीएलओ से कहा कि ये तुम्हारी सूची सही है ना? हाँ साहब सही है। तो मैंने 30 में से हम घर में जाके देखा, घर में 2 परिवार रह रहे थे, 2 खटीक थे, उन्होंने भी वो किराए भी नहीं देते थे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। उसमें से एक लड़के का पता पड़ा कि एक लड़का जो है जिसका नाम था वो वहाँ रहता था। बाकी 30 में से 29 लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, लेकिन वोट डाल रहे थे। अब बात वही है कि हमने तो पकड़ लिया, हमने ये तय किया है कि जिस बीएलओ ने, जिस असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने नाम जोड़े हैं और जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया है, उसके खिलाफ हम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएंगे। पुलिस अगर नहीं करेगी तो हम उसमें एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन उस संबंधित कोर्ट में लगाएंगे। हम इसको आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के ये भी निर्देश हैं, जिस घर में एक परिवार में 10 से ज़्यादा भी लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की जवाबदारी है कि वो खुद मौके पे जाके चेक करे। वहाँ 30 लोग रह रहे थे और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ जांच तक नहीं करी। उसकी जवाबदारी फिक्स होती कि नहीं होती है? बीएलओ के ऊपर सुपरवाइजर भी होता है। बीएलओ सुपरवाइजर दोनों वहाँ के पिछले साल के थे, वो उनका ट्रांसफर हो गया था, दूसरे नए आए, लेकिन असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पुराना ही था। हमने उससे फ़ोन से बात करी, उसने कहा साहब आप मैं पटवारी को भेज देता हूँ। मैंने कहा पटवारी का इसमें लेना देना ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं कि आप आइए मौके पर। नहीं आया। बीएलओ बेचारी खड़ी थी, उसने कहा साहब मैं क्या करूं, पिछली वाली बीएलओ ने नाम भर दिए थे, मैं तो नाम काट दूंगी, इनकी तो है नहीं यहाँ रहने वाले। मैंने कहा सुपरवाइजर को बुलाओ। सुपरवाइजर ने फ़ोन अपना ऑफ कर लिया। ये केवल एक नमूना है, संघ के कार्यालय में भी चोरी हो रही है। तो आप यहाँ जो आप बात उठा, भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नंदराय पंचायत के गोविंदपुरा गांव में चंबल पेयजल परियोजना की गंभीर लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। गांव के सैकड़ों ग्रामीणों
ने पिछले 2 वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे हैं। इसी लंबे इंतजार और परेशानियों के बाद आज गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने जमा होकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों के मुताबिक विभाग दावा करता है कि नियमित पानी सप्लाई की जा रही है, लेकिन हकीकत गोविंदपुरा में बिल्कुल उलट है। गांव के करीब 400 उपभोक्ताओं को कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, लेकिन 2 साल से नलों में एक बूंद पानी नहीं आया। लोगों का कहना है कि उन्हें मजबूरी में कृषि कुओं और ट्यूबवेल से पानी ढोना पड़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि चंबल परियोजना की मुख्य राइजिंग लाइन में बड़ा रिसाव होने से चलते लाखों मीटर पानी रोज सड़क पर नाले की तरह बहता रहता है। नंदराय पंचायत से गांव गोविंदपुरा से हमारी गांव की यही समस्या है कि हमारे गांव में 200 कनेक्शन चंबल के हो गए हैं, लेकिन हमारे एक भी नल में पानी नहीं आ रहा और पाइपलाइन फूटी हुई है। गांव में इतना पानी बह रहा है कि हम पानी से परेशान है। हमारे बूंद बूंद पानी लेने जाना पड़ता है। हमारे चंबल की लाइन डली तब हमारे गाँव की पूरी सड़कों को तोड़ दिया और गाँव बिल्कुल बेकार हुआ और पानी हमारे बिल्कुल नहीं आ रहा चंबल का। क्या मामला है? हमारे गाँव पंचायत में गाँव गोविंदपुरा यहाँ पे पानी की बहुत समस्या हो रही है। चंबल का पानी हर घर में चाहिए हमें, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत दूर से पानी लेके आते हैं और चंबल के अधिकारी से बहुत बार शिकायत की, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। इसी कारण से नंदराय पंचायत में गोविंदपुरा गांव में पानी की समस्या बहुत हो रही है और पानी की बूंद एक नहीं आ रही है। हर एक आदमी को बेवड़ा लेकर दूर से पानी लाना पड़ता है और वो समस्या हो रही है। नंदराय पंचायत के अंदर गोविंदपुरा गांव के अंदर 2 साल से पानी नहीं आ रहा चंबल का, बहुत समस्या आ रही है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 400 कनेक्शन है, जिसमें से हमारा कनेक्शन पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। आगे जा रहा है पानी, खाल के अंदर पानी पूरा ढुल रहा है उसके अंदर और पानी की बहुत समस्या है यहाँ के अंदर। पानी पीने का नहीं, मीठा वाला पानी। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।